आज हम आपको पढ़ाएंगे परमाणु एवं अणु के बारे में। परमाणु एवं अणु के बारे में, जिसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसके साथ आपको हमेशा रहना है। केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ेंगे तब तक यह आपके साथ रहेगा। छोटे क्लास में पढ़ रहे होंगे तब भी ये होगा आपके साथ, और चाहे जहाँ भी चले जाएं, जिस लेवल पे चले जाएं, यह आपके साथ रहेगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से परमाणु एवं अणु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ तो हम क्लास 9th का लेसन 3 देख रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि जो ब्रह्मांड है ना, इसका जो निर्माण हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है दो चीज़ों से, और वह है पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात तो हम अभी नहीं करेंगे। ऊर्जा की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन पदार्थ का अध्ययन हम करेंगे। और जो पदार्थ है, पदार्थ की बात करेंगे। और जो पदार्थ है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे वो जिस प्रकार का पदार्थ हो, उसका निर्माण इन्हीं परमाणु एवं अणु से हुआ है। और इनके जो गुण है, पदार्थ के जो गुण हैं, उसका निर्धारण भी उसमें निहित परमाणु एवं अणुओं पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो है ना परमाणु एवं अणु महत्वपूर्ण। तो आइए शुरुआत करते हैं। परमाणु एवं अणु की। एक्चुअली जो भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार्ड थे, उन्होंने बताया था कि यदि हम द्रव्य को यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। तो परमाणु क्या हुआ? तो परमाणु हो गया साधारण भाषा में कि अगर यह पदार्थ है, चाहे वह जिस चीज का बना हो। पदार्थ मतलब 3 तरह के। पदार्थ मतलब 3 तरह के। एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक, एक हो गया यौगिक, और एक हो गया मिश्रण। क्योंकि जितने भी पदार्थ है वो 2 ही तरह के होते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध कहलाते हैं, और मिश्रण होता है। तो शुद्ध और मिश्रण 2 ही तरह के पदार्थ होते हैं। शुद्ध में 2 तरह के होते हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। तो
चाहे वह तत्व, यही 3 तरह के पदार्थ होते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, अगर यह पदार्थ है और अगर इस पदार्थ को हम बांटना शुरू करेंगे तो बांटते 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 पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर पता चलेगा ये ऐसे बढ़ जाएगा। तो यह ऐसे कणों में बढ़ जाएगा, इतने छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा कि अब उन कणों को और अधिक बांटना पॉसिबल नहीं होगा और छोटा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो ये है ना, ये कण है, ये कण है जिन्हें पार्टिकल कहते हैं। तो ये पार्टिकल कंसेप्ट भी है पदार्थ का एक, लेकिन यहां पे आप ये समझिए कि जो कण प्राप्त हुआ जिसे हम और अधिक नहीं बांट सकते, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु, कोई दिक्कत नहीं, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो ये है हमारा परमाणु, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे यहां पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद समझा। तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद समझा। इस लाइन को समझने की पहले कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पदार्थ हैं वह 3 तरह के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। इसकी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे किसकी? हम अभी बात करेंगे तत्व और यौगिक की। अभी बात करेंगे तत्व और यौगिक की, क्योंकि यही शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व का निर्माण भी किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। और यौगिक का निर्माण भी किससे हुआ है? तो परमाणु से हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी कि ये जो पदार्थ है तत्व, यह जो पदार्थ है यौगिक, इसका भी सबसे छोटा कोई कण होगा ना जिससे और अधिक बांटा नहीं जा सकता है, तो वही परमाणु है। तो तत्व परमाणु से मिलकर बना, यौगिक परमाणु से मिलकर बना, तो सबसे छोटा कण सब तत्व का हो चाहे यौगिक का हो, परमाणु है तो परमाणु से ही तो बनेगा। हाँ चलिए, तो ये परमाणु से मिलकर बना। अब जब परमाणुओं से मिलकर बना तो कैसे एक तत्व कहलाने लगा, कैसे ये यौगिक कहलाने लगा। तो मान लो एक परमाणु है इस तरह का, और इस तरह के इसका निर्माण हुआ सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से। ये सब एक ही तरह के परमाणु थे और उन्हीं से, अब ऐसे थोड़ा सा इसको बदल के देखते हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो ये ऐसे 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 समान प्रकार के परमाणुओं से इसका निर्माण हुआ। मतलब इसको जब तोड़ा गया ना तत्व को, तो तोड़ते 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 जब हम पहुंचे अंत में, तो जो छोटी छोटी इकाइयां मिली वह सब एक ही तरह की थी, एक ही तरह की थी। सिर्फ और सिर्फ एक तरह के परमाणु मिले, छोटे छोटे कण मिले,
जिनके रासायनिक गुण सब समान थे। इस एक का जो रासायनिक गुण था वही दूसरे का था, वही सारे का था। अब थोड़ा बात करते हैं यौगिक का। तो इसको जब हम तोड़ने चले, एक पदार्थ ऐसा मिला जिसको तोड़ने चले तो उसमें भी छोटे छोटे कण ही थे। लेकिन इसमें छोटे छोटे जो कण थे वह कितने तरह के थे? 2 तरह के थे, यानी कि एक से अधिक तरह के थे। और उनकी कण के गुण भी अलग अलग थे। इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था। ये जैसे इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था। तो यौगिक वो पदार्थ है जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु थे, और तत्व वह परम पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु थे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले इसे आप समझ लो, जितना अधिक समय इस पे लगता है लगने दो, लेकिन इसे समझो। पदार्थ 2 तरह के थे बने, तत्व और यौगिक। तत्व भी परमाणुओं से मिलकर बना है, यौगिक भी परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन तत्व को जब तोड़ा गया तो इसमें जो परमाणु मिले वो सब एक तरह के थे। इसमें जो परमाणु मिले सब एक तरह के थे। जैसे ये ऐसे 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 ही थे, बस एक ही तरह के थे। ये सब एक ही तरह के थे। लेकिन अगर यौगिक के परमाणु पदार्थ को तोड़ा गया, यौगिक को तोड़ा गया, तो उसको थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें जो परमाणु मिले वो ऐसे मिले, ये सब ऐसे ऐसे थे, और साथ में कैसे थे? थोड़ा सा वेट करें। और उसमें आप अब समझो, ये यौगिक का परमाणु है और ये तत्व के परमाणु है। तो इसमें एक ही तरह के परमाणु थे, इसमें तत्व में, और यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु थे। उदाहरण के रूप में अगर इसे समझे तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लें, तो हाइड्रोजन अगर ले लें तो हाइड्रोजन में H के परमाणु थे, और हाइड्रोजन इतना सारा था, जब इसे तोड़ा गया तो H H H H H H मिला। अंत तक H H ही मिलता रहा। और अगर इसको हम मान ले तो जल था, H2O पदार्थ था। अब इस H2O पदार्थ को जब तोड़ा गया तो इसमें क्या मिला? H के परमाणु मिले और O के परमाणु मिले। 2 तरह के परमाणु हो गए ना इसमें, H2O, H भी है और O, ये अलग अलग है, ये H है, ये O है, ये अलग अलग है। लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है? H है। ऑक्सीजन में सिर्फ क्या है? O है। तो ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो O O O O ही मिलेगा, हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो ये। तो इस तरह से ये यौगिक और तत्व को आप समझ सकते हैं कि यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। चाहे वो हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ऑक्सीजन तत्व होगा तो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। समझ गए क्या? समझ गया ना कि पदार्थ 2 तरह के हुए। एक पदार्थ को तोड़ा गया तो उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिला, दूसरे पदार्थ को तोड़ा गया तो उसमें एक से अधिक प्रकार का परमाणु मिला। चलो, अब ये आपने जान लिया कि पदार्थ 2 थे, तत्व और यौगिक। अब तत्व के जो परमाणु थे वो एक ही प्रकार के थे,
और उनके परमाणु संयोग करके एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु, एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु संयोग करके क्या बना रहे थे? यौगिक बना रहे थे। जैसे एक था हाइड्रोजन तत्व, एक था ऑक्सीजन तत्व, अब हाइड्रोजन जो तत्व था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु थे, ऑक्सीजन जो तत्व था उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु थे। तो ये दोनों तत्व अलग अलग हो गए ना, हाइड्रोजन तत्व अलग हो गया, ऑक्सीजन तत्व अलग हो गया, और इनके परमाणु भी अलग अलग हो गए। अब ये दोनों तत्व अगर आपस में क्रिया कर जाएं, H और O आपस में क्रिया कर जाएं, तो क्या होगा? जुड़ जाए तो क्या होगा? तो यही बात यहां से शुरू होती है कि तत्व क्यों संयोग करते हैं, और जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? तो ये तत्व है, क्यों संयोग करेंगे भाई? क्यों जुड़ेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिलेंगे कि अलग अलग परमाणु वाला यौगिक बनाया जाए? तो इनके संयोजन से संबंधित, तत्वों के संयोजन से संबंधित लेवोजियर ने, एंटोनी एल लेवोजियर ने इनके संयोजन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए कि ये क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। ये संयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? दो नियम दिया। किसने दिया? एंटोनी एल लेवोजियर ने। ठीक, और उसको कहा गया रासायनिक संयोजन के नियम। यह नियम क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में कैसे संयोग करेंगे, उससे संबंधित ये नियम है। अब रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं उन्हें देखते हैं, कौन कौन से नियम दिए उन्होंने संयोजन के लिए। तो उन्होंने पहला जो नियम दिया वह दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह क्या नियम है? यहां पे उन्होंने एक क्रियाकलाप लिया हुआ है 3.1 कि दो रसायनों के युगल को आपस में क्रिया करा रहे हैं, एक X है और एक Y है, और इनके बीच क्रिया करा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? क्या इनके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन हो रहा है? जो उत्पाद बन रहा है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? तो इसे आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करिए। जैसे X में सूची में है कॉपर सल्फेट। अब देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे एक उदाहरण क्या ले रहा है। चलिए, कोई भी ले रहा है, ये उदाहरण में दिखा रहे हैं, कोई भी ले। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार फ्लास्क ले और उसमें
एक्स का विलयन बनाए, एक एक्स मतलब एक पदार्थ का विलयन बनाए, एक यौगिक का विलयन बनाए, एक तत्व का विलयन बनाए, एक रसायन का विलयन बनाए, और दूसरा ले y उसका विलयन बनाए। तो इन्होंने y इसी में लिया, ये y है, और ये x का विलयन अलग से बनाइए और उसको एक परख नली में डालिए, ये छोटी वाली परख नली है ये वाली, और दूसरा का विलयन बना के परख नली में डालिए और उसे धागे के सहारे से इसमें लटका दीजिए। क्यों? क्रिया ना हो, अलग अलग हैं दोनों, ये भी अलग है ये भी अलग है। और फिर इसे कार्क से बंद कर दीजिए, कर दिया। और कार्क से बंद क्यों कर दिया? क्योंकि कोई चीज इसमें ना आए और ना कोई चीज जाए। अब कह रहे हैं कि इसे उल्टा पलटा किया, इसे उलाटा पलटा, तो ये छोटी वाली परख नली क्या होगी? पलटेगी, पलटेगी तो इसका केमिकल इसमें मिलेगा, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो रासायनिक क्रिया हो जाएगी। तो दोनों पदार्थ मिले तो रासायनिक क्रिया हुई। अब रासायनिक क्रिया हुई तो आगे ये क्या कह रहे हैं इसे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो वस्तुएं आप लिए थे उनको पहले तौल लीजिए। और जब इसमें क्रिया हो जाए तो अब इसे पुनः तौलिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब हम अभिकारक नहीं लिए हैं, डिसीजन नहीं लिया है, तो उसको बाद में देखेंगे, वो प्रैक्टिकल का विषय है। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो बिल्कुल हुई। फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई चीज ना अंदर आए ना कोई चीज बाहर जाए। जैसे अगर क्रिया में गैस बनी तो बाहर ना निकल के जाए। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो यहां जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो जब वजन करके देखा, पहले भी वजन कर लिया था, क्रिया के बाद भी वजन किया, तो पाया कि कोई अंतर नहीं आया। द्रव्यमान जितना पहला था, यानी कि जब x और y अलग अलग थे, उनका जो द्रव्यमान संयुक्त रूप से था, वही जब उनको मिला दिया गया तो भी उनका द्रव्यमान उतना ही रहा जब रासायनिक क्रिया हो गई तब। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान उतना ही रहा, यानी परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसको हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। और इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हो किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई तो कुछ अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट होंगे। मान लीजिए क्रिया हो रही है A+B और यहाँ पे एक रिजल्ट आया C, उत्पाद बना C। तो इन दोनों का जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही इसका द्रव्यमान होगा। इनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, ना इसका और इसके द्रव्यमान में। ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया सकता है। इसे याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्थिर अनुपात का नियम। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जो यौगिक होता है ना, यौगिक वह दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। तो
ये यौगिक हो गया, तो यौगिक जो बनेगा वह 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनेगा, तत्वों से बनेगा यौगिक। और इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ये भी बात है महत्वपूर्ण कि जो ये 2 से अधिक तत्व होंगे या 2 तत्व होंगे, ये आपस में किस अनुपात में क्रिया करेंगे यह निश्चित रहता है। ये नहीं कि अभी किसी और अनुपात में क्रिया करेंगे और वही पदार्थ बनाएंगे और फिर दूसरे अनुपात में क्रिया करके भी वही पदार्थ बनाएंगे, ऐसा नहीं संभव है। जब भी कोई वो यौगिक बनाएंगे तो उनके अनुपात आपस में, अभिकारक के अनुपात आपस में स्थिर रहेंगे। यही स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे कोई यौगिक लिया हमने जल, जल में हाइड्रोजन, जल कैसे बनता है? जल ऐसे बनता है, H2O होता है, H2O। और ये बनता कैसे है? तो H2 प्लस O2 से बनता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो यह यौगिक है, जल एक यौगिक है और इस यौगिक में 2 तत्व भाग ले रहा है। एक हाइड्रोजन तत्व भाग ले रहा है और एक ऑक्सीजन तत्व भाग ले रहा है। तो यही बात यहां समझाई गई है कि जब भी यौगिक बनेगा उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भाग लेंगे। तो ये यौगिक बना तो 2 से अधिक तत्व भाग लिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। कैसे होगा? देख लो, चाहे जल स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। यही उदाहरण अगर अमोनिया में देखें तो यही बात अमोनिया में भी होती है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 रहता है। अब कैसे ये 14:3 है, इसे समझने के लिए तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु भार पता होना चाहिए। और जल में जो अनुपात हम लोगों ने देखा 1:8, इसे भी समझने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का जानते हो 1 है, लेकिन इसके 2 परमाणु है तो इसका भार, परमाणु भार हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16 इसका रेशियो हो गया, तो सरल अनुपात इसका हो जाएगा 1:8। यह परमाणु भार पर आधारित अनुपात है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का होता है 14, NH3 में नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसके 3 परमाणु तो 14:3, ये हो गया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। परमाणु भार आपको याद करना पड़ता है कि किस तत्व का परमाणु भार क्या है। परमाणु संख्या याद करनी पड़ती है कि किस तत्व का परमाणु संख्या क्या है।
तो इस तरह से हम लोगों ने प्राउट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अगर यौगिक है तो इस यौगिक क्या होगा, फिर से दोहरा रहे हैं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, और जब तत्व उसमें होंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। अच्छा, निश्चित अनिश्चित अनुपात का कुछ पिक्चर आपके समझ में आ रही है? नहीं आ रही। आप ऐसे समझो, जल में अगर चीनी डालें या नमक डालें तो 1 चम्मच डालेंगे तो भी जल में चीनी का विलयन होगा, शरबत बनेगा, वह भी शरबत ही कहलाएगा। फिर 2 चम्मच डालेंगे तो भी वही होगा, 1 चम्मच 1 कप डाल देंगे तो भी वही विलयन होगा, लेकिन उसकी सांद्रता बढ़ेगी, गाढ़ा पतला, लेकिन कहलाएगा क्या, चीनी का शरबत। लेकिन इसीलिए चूंकि उसका अनुपात स्थिर नहीं है कि 1 चम्मच रहेगा कि 2 चम्मच रहेगा कि आधा रहेगा, क्या रहेगा, इसलिए यह क्या है, यह मिश्रण है। लेकिन अगर कोई यौगिक होगा तो उसमें जो तत्व जिनसे मिलकर बना होगा वह निश्चित अनुपात में तत्व आपस में क्रिया करेंगे या निश्चित अनुपात में तत्व उपलब्ध होंगे आपस में। ठीक, चलिए यहां पे देखिए और एक फर्क को समझें कि ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहा गया था, और डाल्टन ने भी परमाणु ही कहा। फिर दोनों में क्या अंतर था? क्योंकि पहले से जो बात आ रही थी कि द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु हैं, वह दर्शन पर आधारित था, वह प्रैक्टिकल पर आधारित नहीं था, वह प्रैक्टिकल पे आधारित नहीं था, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया गया था, प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन जब डाल्टन ने कहा कि द्रव्यों का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, तो वह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित। तो डाल्टन का जो परमाणुवाद था, परमाणु विचारधारा थी, वह क्या था, नियम पर आधारित था, और उसके पहले जो परमाणु नाम दिया गया था वह दर्शन शास्त्र पर आधारित था। क्लियर हो गए? चलो, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये आपको बता दिया गया, और जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ये तो पहले से आप जानते हो, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस पे बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये परमाणु और अणु में डिफरेंस स्थापित करने के लिए ये बात लिखी गई है। यहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लाइन लिखी गई है ना, यह परमाणु को इंगित करता है। अगर यहीं पे यह लिख दिया जाए कि स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तो वह अणु हो जाएगा। खैर, इस पे थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनेगा, ए से बी बनेगा, परिवर्तन होगा, लेकिन इसके परमाणुओं का नाश नहीं होगा और कोई नया परमाणु का निर्माण नहीं होगा।
ये सिर्फ परमाणुओं की अदला बदली होगी, इसलिए भार में परिवर्तन नहीं आता है। अब दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, तो तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण तो समान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और एक ही प्रकार के मतलब समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु मतलब समान प्रकार के गुण। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। वो तो रहेंगे, तभी तो पहचान में आएगा कि अलग अलग हैं ये। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, यानी कि उनका अनुपात आपस में निश्चित होता है। अब यहां पे प्रश्न शुरू हो रहा है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ये प्रश्न है और ये 4 प्रश्न हैं आपके। इन चारों प्रश्नों को हम लोग हल सहित पढ़ेंगे। जो प्रश्न हम लोग किताब में देख रहे थे वही प्रश्न हम लोग अब यहां इस रूप में देखेंगे, सॉल्यूशन के रूप में। पहला प्रश्न था, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, मतलब क्रिया करते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 2 चीजें हो गई, यहां तक हो गया अभिकारक जो भाग लेते हैं, और यहां तक हो गया उत्पाद जो बनते हैं। तो कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब जैसे इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे चला जाता है जो भाग लेने वाले अभिकारक है और जो उत्पाद बन रहा है उनका द्रव्यमान कितना है। और अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो वह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्रिया है सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल क्रिया करके बना रहे हैं सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रश्न से है ये। एसिटिक अम्ल 6 ग्राम, ये यहाँ प्रश्न से लिया गया है। और जो उत्पाद बन रहा है सोडियम एसिटेट वो 8.2 ग्राम प्रश्न से लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम प्रश्न से लिया गया है। और जल जो बन रहा है वो भी प्रश्न से लिया गया। ये सारे आंकड़े आपको प्रश्न में दिए गए हैं। अब जोड़ लेना है कि अभिकारक का द्रव्यमान कितने होते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान जोड़ दिया हमने, इसको और इसको जोड़ दिया तो हमारा बन गया 5.3 और 6 तो बन गया 11.3 ग्राम। और उत्पाद का द्रव्यमान जोड़ दिया, प्रतिकारकों का द्रव्यमान जोड़ दिया तो तीनों को जोड़ दिया तो बन रहा है 11.3 ग्राम। तो चूंकि जितना अभिकारक भाग ले रहे हैं द्रव्यमान में उतने ही द्रव्यमान हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। समझे क्या? नहीं। इस तरह के अभ्यास में आपको मिलेगा कि अभिकारकों की कुछ मात्राएं दी गई होंगी और उत्पाद जो बन रहा होगा उसके द्रव्यमान दिए गए होंगे। अब दोनों का द्रव्यमान हम लोगों को अलग अलग जोड़ लेना है, अभिकारक का अलग जोड़ लेना है, उत्पाद का द्रव्यमान अलग जोड़ लेना और देख लेना है बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है, और अगर नहीं है तो नहीं हो रही है। बस इतना सा हमको करना है। चलो अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार। अब यहां पे द्रव्यमान के अनुसार लिखने का मतलब क्या है? 1:8।
एक्चुअली द्रव्यमान के अनुसार भी हो सकता है और आयतन के अनुसार भी हो सकता है अनुपात उनका। तो यहाँ पे द्रव्यमान के अनुसार अनुपात है 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? अब आप जानते हो कि इसकी क्रिया ऐसे होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम, तो 3 ग्राम के साथ कितना होगा भाई? तो 24 ग्राम। ये आंकड़ा यहाँ गलत है, 1 और 8 18 नहीं होगा, 9 होगा। यह अनुपात है 1:8। और अगर इसे 1 ग्राम और 8 ग्राम लिखेंगे तो इसे 18 ग्राम नहीं लिखेंगे। यह आंकड़ा यहाँ पे हो जाएगा, जल तो 18 ग्राम सही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा? H2O होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यह 2 और 16 का अनुपात हो गया 1:8, ये दिखा रहा। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और तब जाके ये 2 और 16 मिलके 18 होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलके 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम चाहिए? 1:8, तो 3 24, तो 24 चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया होगा। सॉल्यूशन ये है। ये कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 18 ग्राम जल बनाता है। गलत है भाई, ये 18 ग्राम नहीं है, ये 9 ग्राम कह सकते हैं इसे, 9 ग्राम। और अगर इसे 18 ग्राम करना है तो इसे 2 ग्राम और 16 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक, चलो। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 8 ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 24 ग्राम हो ही जाएगा। 3 गुना हाइड्रोजन 3 गुना, तो ऑक्सीजन भी 3 गुना। अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अतः द्रव्यमान अनुपात 3:24 बराबर 1:8। अतः यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित? अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 5 हम लोग अभिग्रहित पढ़े हैं, और उस 5 अभिग्रहित को हम लोगों को कंठस्थ कर लेना है। सुन रहा है ना? उसे कंठस्थ कर लेना है। पहला अभिग्रहित क्या है, दूसरा अभिग्रहित क्या है, तीसरा अभिग्रहित क्या है, चौथा, और इस तरह से। तो कह रहे हैं कि डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक क्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश होता है। यही उसका दूसरा अभिग्रहित है। आप वहाँ जाके किताब में देख सकते हैं, और बाकी अभिग्रहित भी याद कर लेना है आपको वहाँ से। ये तो याद करने का विषय है, जैसे का तैसा, जैसा हूबहू प्रश्न है वैसा ही हूबहू उसका उत्तर वहाँ मिल जाएगा। चौथा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तथा किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु सिद्धांत का यह अभिग्रहित निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करता है।
वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कहाँ की बात हो रही है, दिखाएं आपको चल के कि आप समझ जाएंगे? समझ गए ना? लास्ट में हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी के पॉइंट्स थे कि परमाणु आपस में कैसे क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। उसी में जो पॉइंट थे, उसी में के ये दोनों पॉइंट हैं। चलो, तो इस तरह से आपका यह अब तक जो हम लोग प्रश्न पढ़े हैं वो हल होता है, समाप्त होता है। फिर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। कमेंट नहीं करते आप लोग, करना नहीं आता क्या? सीख लो किसी से, तभी तो जवाब मिलेगा आपको, और नहीं तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो। चलो ठीक।